मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 18 पे हमारा जो ये क्लास है ये है हमारी क्लास 8 के लिए। और जो चैप्टर नेम है ये है एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर क्या होता है और कितने तरह की अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग होती है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब जो इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये तो इतनी तरीके की फार्मिंग के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि फार्मिंग है क्या, और यहाँ पे हम चैप्टर में जो हमारे पास है कि द टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्लोप ऑफ लैंड एक्सेट्रा। यानी कि जो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फार्मिंग को किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो होते हैं वहाँ की सॉइल यानी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी कितना है, क्या पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम है, या प्रॉपर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है, टेम्परेचर कैसा है कि बहुत टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर या बहुत हाई टेम्परेचर जोन है, ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी की मात्रा कितनी है, हाईली ह्यूमिड यानी कि जो एरिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल, यानी कि ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि एयर में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो कितना है। अगर वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो एरिया हाईली ह्यूमिड कहलाएगी, या जहाँ पे जिस पे नॉर्मल कम है तो वो उसको हम एक एवरेज मानेंगे, या जहाँ पे बहुत कम है तो वो हो जाएगा एक लो ह्यूमिड एरिया या लो ह्यूमिडिटी एरिया। तो ह्यूमिडिटी रेंज वहीं होती है जहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स बहुत बड़े बड़े हों, या बड़े बड़े तालाब हो, या समुद्र के पास जो एरियाज होते हैं, सीज और ओशंस के पास जो भी सिटीज़ और जो एरियाज होते हैं दे आर हाईली ह्यूमिड, और बाकी जगह जो है ये ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी कैसी है, और स्लोप ऑफ लैंड कैसा है कि ज़मीन कैसी है, ज़मीन पहाड़ी ज़मीन है या सीधे मैदान है, तो वो भी मैटर करता है कि वहाँ पे खेती किस तरह की होगी। दिस इज बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोज इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पे जो है ये चीज़ें देखना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग तरह की फसल अलग अलग क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उगाई जाती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको ठंडा एरिया चाहिए, कुछ को गर्म चाहिए, कुछ को एवरेज टेम्परेचर चाहिए, कुछ को सॉइल के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं वो भी फसलों के अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो इन सब चीज़ों को इसी ध्यान में रखते हुए जो है उसकी खेती, किसी भी पर्टिकुलर फसल की जो खेती है वो की जाती है। सो अब जो हम देखेंगे सबसे पहला जो टेक्निक है जो कल्टीवेशन का, वो है सबसिस्टेंस कल्टीवेशन। इन सबसिस्टेंस कल्टीवेशन पीपल ग्रो क्रॉप्स ऑफ देयर ओन कंजम्पशन एंड नॉट फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस। देखिए जो सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन है इसमें जो किसान है, जो कि फार्मर है, वो जो क्रॉप्स को ग्रो करता है वो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ग्रो करता है, वो उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो नहीं करता। यानी कि यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है वो मार्केट्स में बेचने के लिए नहीं होती है। जितनी भी फसल उगाता है एक किसान अपने खेत पे, अगर वो उसको अपने ही परिवार के लिए रखता है और खुद ही कंज्यूम करता है उसको, तो उस तरह की जो कल्टीवेशन, ये जो कल्टीवेशन होता है इसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस कल्टीवेशन। ये जो कल्टीवेशन है ये एशियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या हम इसको कह सकते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। देखिए इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एंड बर्न्ड एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। When the soil becomes infertile due to leaching, cultivation is shifted to another part of the forest after clearing the land. यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये होता है कि जो भी जंगल है, जंगल में एक हिस्से को, जो वहाँ के जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनको काट के और उनको जला दिया जाता है, और वहाँ पे जो है वो फसलें उगाई जाती हैं। और जब वो फसलें उगाई जाने के बाद जब वो जगह फसल उगाने लायक नहीं रहती तो उस जगह को वैसी का वैसी छोड़ दिया जाता है। जब फसल उगाने के लिए वो ज़मीन में उतने न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाती है तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है, और वो आगे इस जंगल में चले जाते हैं। आगे जंगल जो है उसको कट करते हैं, उसको वहाँ पे पेड़ों को स्लैश करते हैं, उनको जलाते हैं, उनको बर्न करते हैं और वहाँ खेती करते हैं। और जो ये जो हिस्सा था जहाँ पे पहले खेती कर रहे थे इस हिस्से को छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पे दोबारा से जंगल
पैदा हो सके, ताकि जब वो काफ़ी समय बाद वापस उसी जगह पर आएंगे तो फिर से उस जगह को काट सकें, जला सकें और वहाँ पे खेती दोबारा से कर सकें। सो इस ड्यूरेशन में जो है इतने लंबे समय तक अगर एक जगह को खेती करने के बाद लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वहाँ की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रीगेन हो जाती है, यानी कि जितने भी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू थी ज़मीन की जो चली गई थी वो वापस से उसमें आ जाती है काफ़ी हद तक, तो जिसके कारण वो जो है दोबारा खेती करने लायक हो जाती है। Tribal people practice this type of cultivation in forested areas of regions such as Amazon basin, Zaire basin, Assam, Indonesia, Malaysia, etc. जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो आदिवासी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, वो इस तरह की कल्टीवेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वही इस तरह की फसलें उगाते हैं। ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये अमेज़न बेसन में मिलेंगी, यानी कि अमेज़न बेसन में, ज़ाहिर बेसन में, आसाम में, इंडोनेशिया, मलेशिया और इसी तरीके की जो एरियाज़ हैं यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो है वो प्रैक्टिस यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन इंक्लूडिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना, जापान एंड कोरिया. Intensive cultivation is done on relatively small farms with the use of fertilizer, better quality seeds, large manpower and systematic irrigation to obtain maximum yield. Crops like wheat, rice and sugarcane are grown for commercial purposes. देखिए कि इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है? इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो एक रिलेटिवली साइज की ज़मीन या हम कह सकते हैं एक छोटा फार्म है, थोड़ा एक एवरेज साइज के फार्म पर कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर टूल्स का यूज़ करता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है, प्रॉपर हाई क्वालिटी सीड्स का यूज़ करता है, बहुत सारी मैन पावर का यूज़ करता है और पूरे प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम के साथ अगर वो ज़मीन पर खेती करता है तो वहाँ से उस किसान को बहुत ज़्यादा जो है वो फसल जो है प्राप्त होती है, यानी कि उस ज़मीन की पूरी पूरी जो है पोटेंशियल तक व्यक्ति जो है वहाँ पे पूरी खेती करता है और उस फसल को उगाने के बाद, उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद उस फसल को कॉमर्शियली मार्केट में बेचा जाता है। तो इस तरीके की जो फार्मिंग होती है उसको हम कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। अब इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है ये होती है इंडिया में, चाइना में, जापान में और कोरिया में। तो ये जो 4 देश हैं यहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन जो है ये किया जाता है। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन जो है ये एक छोटे खेत पे एक 100% प्रॉपर तरीके से विद गुड सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और पूरी मैन पावर एंड मशीनरीज के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और इस पर खेती की जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। अब जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है ये है ये भी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी। So extensive agriculture is a type of commercial agriculture in which crops are grown on a very large farm. अब यहाँ पे जो फसल उगाई जा रही है ये बहुत बड़े बड़े खेतों पे उगाई जा रही है। तो इंटेंसिव में जो थे वो खेत छोटे थे या रिलेटिवली स्मॉल थे, लेकिन यहाँ पे जो खेत हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज फार्म्स विद द हेल्प ऑफ मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। यानी कि यहाँ पे जो फसल है जो उगाई जाती है ये मशीनरीज के थ्रू ही उगाई जाती है। ये एक सीधी सी बात है कि जब आप किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा खेत है तो वहाँ पे मैन पावर तो बहुत ज़्यादा लगेगी और साथ साथ उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। तो उन दोनों चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि टाइम और जो ह्यूमन लेबर है उसको रिड्यूस करने के लिए जो मशीनरीज का यूज़ जो है वो होता है। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में मशीनरीज और साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके ही जो है वो कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता है। अब wheat cultivation and cattle ranching are 2 forms of extensive cultivation which can be seen in the prairies of the USA and Canada, Australia and Argentina. एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में जो उगाया जाता है वो होता है वीट्स को सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है और साथ साथ यहाँ पे कैटल रैंचिंग भी की जाती है, यानी कि पशुपालन भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे पशुपालन जो है वो किया जाता है। और ये जो एक्सटेंसिव फार्मिंग है ये हमको देखने को मिलती है USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और अर्जेंटीना में। नेक्स्ट आता है प्लांटेशन फार्मिंग। की प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? इन प्लांटेशन फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज कल्टीवेटेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स ऑन स्पेशली मेंटेन्ड फार्म्स. Being a type of commercial farming, only crops such as tea, coffee, banana, rubber, sugarcane, pineapple are grown. In such plantation, factories are set up on the fields to process the raw product. अब देखिए जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो फसल है वो एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। नॉर्मली जो दूसरे खेत वहाँ पे एक सीज़न में एक फसल उगाते हैं, अगले सीज़न में दूसरी तरह की जो है वो फसल उगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है उसको साइंटिफिक मेथड से उगाया जाता है
और मेंटेन करा जाता है फार्म्स को, क्योंकि एक ही टाइप की क्रॉप उग रही है बार बार, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ के जो है बहुत जल्दी डाउन हो जाएंगे ज़मीन की। तो उनको मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रिएंट को ज़मीन में इतना मेंटेन करने के लिए ताकि क्रॉप अच्छी रहे, तो वहाँ पे ज़मीन को लगातार आपको मेंटेन करना पड़ता है। सो बीइंग अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, यहाँ पे जो उगाया जाता है सबसे पहला होता है टी यानी कि चाय, चाय की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती होती है, बनानास यानी केलों की खेती होती है, रबर, शुगर केन यानी कि गन्ना, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल यानी कि अनानास, इनकी जो है वो खेती होती है। इस तरह के जो प्लांटेशन होते हैं, इनके खेतों के पास ही या इनके खेतों पे ही छोटी छोटी फैक्ट्री सेटअप होती हैं। फैक्ट्री इसलिए सेटअप होती है ताकि जो खेतों से जो रॉ प्रोडक्ट आ रहा है उसको प्रॉपरली हम फिनिश कर सकें, उसको फिनिश प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकें। As goods are produced in large quantity, an efficient transport and communication system is needed for the marketing and warehousing of the goods. अब क्योंकि ये खेत काफ़ी बड़े होते हैं, तो इन पे जो जो फसल उगाई जाती है वो काफ़ी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, मतलब एक बाकायदा एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनको शिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और कम्युनिकेशन भी चाहिए, और साथ साथ यहाँ पे मार्केटिंग और वेयर हाउसिंग के लिए भी इनको रिक्वायरमेंट होती है कि जो प्रोडक्ट अब जो बनाया गया है उसको बेचने के लिए भी इनके पास प्रॉपर मेथड्स होने चाहिए। साथ ही साथ इनको वेयर हाउसिंग यानी कि इनके लिए इनको गोदाम भी बनाने पड़ते हैं। गोदाम से मतलब कि जहाँ पे इन फसलों को उगाने के बाद, इनको प्रोसेस करने के बाद, जहाँ पे इनको सेफली स्टोर किया जा सके फ्यूचर के लिए। सो इस तरह से इनको जो है प्लांटेशन फार्मिंग में इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। रबर प्रोडक्शन इन मलेशिया, टी इन इंडिया एंड कॉफी इन ब्राजील आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखिए कि जो रबर प्रोडक्शन है मलेशिया में, टी यानी कि जो चाय की प्रोडक्शन है इंडिया में, और कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है ब्राज़ील में, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो आता है, ये आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली विद द यूज ऑफ मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स। अब ऑर्गेनिक वर्ड से ही हमको समझ में आना चाहिए कि इसमें सब कुछ जैविक, ऑर्गेनिक मतलब होता है जैविक, मतलब कुछ जो हमको नेचर से मिला है, कुछ भी इसमें आर्टिफिशियली या ह्यूमन मेड हम इसमें ऐड नहीं करते। यानी कि जिस खेती में हम सिर्फ मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर होता है खाद, और पेस्टिसाइड्स का हम जो कि नेचुरल पेस्टिसाइड्स, हम आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी हमने खेत में डाला है फसल को उगाने के लिए वो सब कुछ ऑर्गेनिक हो, कुछ भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमने नहीं किया हो, तो उस तरह की जो खेती होती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिंस नो केमिकल्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोसेस आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। और यहाँ पे क्योंकि किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस वजह से यहाँ की जो फसल होती है वो पूरी तरह से केमिकल से रहित होती है, उसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं होता, और ये जो फसल होती है ये 100% सेफ मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं होता है। सो आज की क्लास में हमने देखा कि एग्रीकल्चर के सबसे पहला हमने टाइप देखा कि सबसिस्टेंस कल्टीवेशन देखा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखा, इंटेंसिव कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, प्लांटेशन फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इतने टॉपिक हमने पढ़े और इनके बारे में हमने डिटेल में नॉलेज भी ली। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।